अच्छे लोग अपनी अच्छाई से पीड़ित हैं और बुरे लोग अपनी बुराई से युक्त। नमस्कार, मेरा नाम है अनूर्वी मेहरा और आप मुझे सुन रहे हैं हाय ऑन साहित्य पर। हम पहुंच गए हैं रेत की मछली के 7वें अध्याय पर। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि छठे अध्याय में क्या कुछ घटित हुआ था। कुंतल लखनऊ से लौट कर आती है और शोभन लगातार उससे मीनल के बारे में पूछते रहते हैं। थोड़े दिनों बाद मीनल स्वयं आ जाती है क्योंकि उसके पिताजी उसे शोभन के यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और एक घटना घटती है जिसमें अंधेरे में कुंतल देखती है कि मीनल और शोभन एक अभद्र अवस्था में हैं, मगर कुंतल के आने पर वे अलग हट जाते हैं। मीनल लौट जाती है, मगर कुछ समय बाद शोभन ये प्रयोजन बनाते हैं कि उन्होंने एक प्रकाशक से बात की है और उसके लिए अपनी किताबें छपवाने के लिए वे कलकत्ता जाना चाहते हैं। और कलकत्ता जाने का उनका असली लक्ष्य होता है मीनल के साथ होना, और न सिर्फ मीनल के साथ होना बल्कि मीनल के साथ गलत संबंध बनाना। कुंतल के एक ही कमरे में होते हुए भी वे मीनल के साथ 2 बार अभद्र व्यवहार करते हैं और मीनल भी उसके लिए बहुत ज़्यादा आतुर होती है। कुंतल इससे बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है और वो कहती है कि हमारा रिश्ता शायद यहीं रह गया है, पीछे छूट गया है, जब वे वापस लौट रहे होते हैं। अब हम लौटते हैं 7वें अध्याय पर और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह इस कहानी पर चर्चा होगी अध्याय के बाद में। कोई और समय होता तो लौटने पर अपनी फुलबगिया की जो हालत थी उसे देखकर मैं रो पड़ती। कितने ही अच्छे अच्छे पौधे मुरझा गए थे, पत्तियों पर धूल जमी हुई थी और न जाने कितनी तरह की फालतू झाड़ियां बेतरतीबी से उग आई थी। सच कहूं तो मेरे मन की स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी। फुलबगिया को देखकर मुझे लगा कि वह आईने में मेरा अपना रूप है। फूल बगिया में अगर सबसे सुखी कोई था तो वह थी निरंतर बढ़ती जाती वह कांटेदार जंगली लतर। लतर को देखकर मेरे आहत मन की यातना और गहरी हो आई। वह लतर जैसे मेरी नियति पर व्यंग्य कर रही हो। वह इतनी अधिक फैल गई थी कि कई पौधों को उसने ढक लिया था। सारी वाटिका धूल भरी, उदास, उजड़ी उजड़ी और अस्त व्यस्त सी लग रही थी। घर की हालत भी उससे अच्छी नहीं थी। मन जाने कैसा हो रहा था कि बिना किसी और ध्यान दिए यात्रा की थकावट की उपेक्षा करके मैं घर को संवारने में जुट गई। 4-5 घंटों की अनवरत परिश्रम के बाद घर की हालत कुछ सुधर आई। इस बीच मैं नहीं जानती शोभन कहाँ व्यस्त रहे थे। हो सकता है उन्हें अब तक मेरी याद न आई हो। सहसा मेरे निकट आकर अतिशय भावुकता दिखाते हुए बोले, अरे तुम अभी तक काम में जुटी हो? इतनी दूर से सफर में थक कर आई हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। छोड़ो ये सब। यकायक इतनी उदारता दिखाई जाने पर अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी नहाकर कपड़े बदले। शोभन इस सब का इंतजार ही कर रहे थे। बोले, आओ मेरे साथ, ऊपर बैठेंगे। नीले कमरे में अभी मैं बैठी ही थी कि शोभन ने बड़े प्यार से एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, लो कुंतल, तुम्हें एक पत्र दिखाऊं? ये कोरा पत्र ही नहीं है, ये एक लंबी कविता है। था वह पत्र ही, मीनल के नाम लिखा हुआ, शोभन का भावातुर पत्र। सचमुच ही वह पत्र नहीं कविता थी, जिसमें संवेदनाओं की गर्माहट थी, लेकिन वह गर्माहट जिससे मेरी शिराओं में जलता हुआ सा कुछ दौड़ गया। शोभन कह रहे थे, ये मीनल को लिखा है मैंने, लेकिन मैं इसे छपवाऊंगा। कभी कभी लगता है कुंतल, जैसे भावना का एक समूचा हिमालय है जिसे मैं छोटी सी गाड़ी में, या यूं कहूं कि ठेले पर ढोने की कोशिश कर रहा हूं। सहसा वह उछल पड़े। सुनो कुंतल, मेरी अगली किताब का ये नाम कैसा रहेगा? संवेदनाओं का हिमालय। उसमें मैं वो लेख भी छपवाऊंगा
जिसमें मेरी भोली और बड़े मन वाली कुंतलिया है। मैं बोली कुछ नहीं। सच्चाई की परतें अब मुझसे उतनी छुपी हुई नहीं थी। शोभन भले ही लिख रहे होंगे एक किताब, लेकिन एक और किताब बड़े अदृश्य तरीके से लिखी जा रही थी। नियति की, मेरी अपनी नियति की किताब। जैसे फूलबगिया में वह जंगली लतर अनायास उठ रही थी और फूल रही थी, उसी तरह मेरी नियति की ये किताब बड़े चुपचाप लेकिन बहुत ही स्थिर गति से लिखी जा रही थी। हो सकता है मेरे मन की बात शोभन ने पहचान ली, लेकिन फिर भी उस समय उन्होंने जाहिर कुछ नहीं होने दिया। बड़े प्रेम से मुझसे बोले, 2-4 शब्द तुम भी लिख दो कुंतल, मीनल को बड़ा अच्छा लगेगा, बल्कि वह बहुत प्रसन्न होगी। उन्होंने कई बार आग्रह किया कि मैं पत्र लिख दूं। हार कर मैंने कहा, लिख दूंगी। लिख दूंगी नहीं, अभी लिख दो ना कुंतल। मैं या बल्कि हम दोनों शाम को घूमने चलेंगे तो ये पत्र स्टेशन पर डाल देंगे। शोभन ने समझाया। शोभन की बात बहुत अच्छी नहीं लगी। फिर भी मैंने सोचा कि अब वह पत्र लिखे बिना उपाय नहीं है। पत्र तक शब्द कैसे उतरे मैं नहीं जानती। जैसे तैसे करके वह पूरा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शोभन मुझसे ही फूलबगिया की वह जंगली लतर सींचने को कह रहे हैं और मेरे हाथ यांत्रिक गति से उसे संवार रहे हों, सींच रहे हों और पाल रहे हों। कहीं कोई अपने दर्द को पालता है? अगर हाँ, तो उसका उदाहरण मैं हूं। मैं, कुंतल। स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। पेट में शोभन की संतान और आत्मा में शोभन का प्रत्याख्यान किए हुए मैं अपने स्वास्थ्य से जूझ रही थी। स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। मतली आती तो लगता जैसे सारा शरीर किसी ने निचोड़ लिया है। दर्द का हिमालय ढोने का वह क्रम अटूट हो गया था। दिन में शोभन पत्र लिखते, उसके बचे हुए हिस्से पर मेरे हस्ताक्षर हो जाते और शाम को शोभन कहते, चलो कुंतल, थोड़ा टहल लें। टहलने से तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वह टहलना भी अजीब था। रोज चले हुए रास्ते पर ही बार बार चलना होता था और वह रास्ता फुलबगिया से शुरू होकर रेलवे स्टेशन पर लगे हुए एक लेटर बॉक्स तक जाता था और वहां से वह रास्ता ज्यों का त्यों वापस आ जाता था। पत्र लिखना और उसे स्टेशन के लेटर बॉक्स में डालना और पत्र के उत्तर का इंतजार और फिर पत्र, फिर पत्र। फुलबगिया की जंगली लतर का दूसरा नाम हो सकता है पत्रों का एक सिलसिला, या एक और नाम, ढोया जाने वाला दर्द का हिमालय। ओह, मेरे सिर से क्यों नहीं टकरा जाता वह हिमालय। मेरे चारों ओर फाड़े गए खाली लिफाफे, लिख लिख कर भरे गए पन्ने और काट काट कर लिखे गए अक्षर इस तरह मंडराते हैं जैसे किसी मरते हुए बेबस पशु पर जंगली पक्षी मंडरा रहे हों। हर आने जाने वाले पत्र पर लगातार लगती हुई डाक खाने की मोहर जैसे लगातार मेरे माथे के अंदर बजती है। ठक ठक ठक। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि मुझे एनीमिया है और बहुत ज्यादा कमजोरी है। रक्तचाप बहुत कम है। वहां से लौटी और फुलबगिया से होकर गुजर रही थी तो मेरी दृष्टि उसी जंगली लतर पर पड़ी। जाने कैसे मुझे लगा वह कोई प्राणी है जिसका रक्तचाप बिल्कुल ठीक है और स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और वह बड़े व्यंग से मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मुझे अपने पैरों में कंपन महसूस हुई, माथे पर पसीना झलक आया और इतनी अधिक कमजोरी महसूस हुई कि लगा दरवाजे के अंदर जाते जाते मैं गिर जाऊंगी। किसी तरह मैंने शोभन से कहा। वे सहारा देकर अंदर ले गए। मुझे पलंग तक ले जाकर बोले, अच्छा कुंतल, मुझे तो यूनिवर्सिटी जाने को देर हो रही है, मैं लौटते में दवा लेता आऊंगा। और हाँ देखो, शायद मीनल का कोई पत्र या तार आ जाए, वह आए तो सावधानी से रख लेना। ये कहकर वे व्यस्त होकर ऊपर चले गए। शोभन चले गए। वे वैसे भी वहां थे, ये अनुभव करने में मुझे कठिनाई हो ही रही थी। मन स्वस्थ नहीं था,
इसलिए ज्यादा कुछ सोचने की इच्छा नहीं हुई। उनकी वे पंक्तियां एक बार चेतना पर तैर गई। रक्त कमल के बिना क्या होगा, उसे मुरझाने से बचाने के लिए मैं अपना सर्वस्व लगा दूंगा। किसका सर्वस्व? शोभन का या कुंतल का? शाम को फिर वही आग्रह। उन्होंने बड़ी लगन से 2 पृष्ठों का पत्र मीनल के लिए लिख डाला था। सारे दिन के घुटन क्षण भर में मेरे ऊपर घिर आई। सुबह मेरा स्वास्थ्य इतना खराब था, लेकिन कितने सहज ढंग से शोभन ने कह दिया कि उन्हें यूनिवर्सिटी जाना है। यही नहीं, ऐसे समय में भी उन्हें ये नहीं भूला कि मीनल का पत्र आ सकता है, जिसे सहेज कर रखना होगा। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं फुलबगिया की एक ऐसी पौध हूं जिसे शोभन ने एक किनारे कर दिया है और फुलबगिया में कांटेदार जंगली लतर फैला दी है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद भी उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में पूछने के बजाय मीनल के पत्र के बारे में ही पूछा। एक बात मन को और कचोटने लगी कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में औपचारिक पूछताछ करने के बाद जब उन्हें पता चला कि मैं सारे दिन बेहोश जैसी पड़ी रही थी, तो फौरन बोले, भाई यही तो तुम गलती करती हो, इस तरह तो और भी तबीयत खराब हो जाएगी। जरा सा उठो, घूमो फिरो, ताकि मन तो बहल जाए। उनकी इस बात में जो कुछ छुपा हुआ था उसे मैं पहचान गई। दरअसल वे स्टेशन तक जाना चाहते थे, ताज़ा पत्र मीनल को डालने के लिए, लेकिन अकेले जाने का साहस नहीं हो रहा था। घुटन इतनी ज्यादा हो रही थी कि लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। किसी तरह अपने आप पर जोर डाला और मैं उठी। ऐसा लग रहा था कि पांव स्थिर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को साध लिया। एक यातना अगर दूर नहीं हो सकती तो दूसरी यातना से बचने का उपाय करना भी बेकार है, मैंने सोचा। घर से अभी थोड़ी दूर ही आए थे कि शोभन ने कहा, पहले स्टेशन चलते हैं, फिर पत्र डाल दें, फिर घूमेंगे। इस बात से असहमति जाहिर करने की इच्छा मेरे मन में पैदा होती भी तो मैं उसे दबा देती। हाँ, स्टेशन पर खत डालने के बाद मैंने कहा कि अब सीधे घर ही लौट जाना चाहिए। शोभन ने किंचित आश्चर्य से मेरी ओर देखा और अनमने से होकर बोले, क्यों? मैंने उस क्यों का उत्तर नहीं दिया, केवल घर की ओर लौट चली। उत्तर हो भी क्या सकता था। एक बार सोचा कि सब कह दूं, लेकिन और साहस नहीं हुआ। आज सोचती हूं कि मेरी वह भीरुता ही मेरा दुर्भाग्य है। अगर उस दिन सत्य कह देने का साहस बटोर लिया होता तो हो सकता है कि वहां से जिस दिशा में मुझे बहना पड़ा वह दिशा थोड़ी सी बदल ही जाती। लौटते लौटते मैंने ये भी महसूस किया कि शोभन जैसे वहां नहीं है, होकर भी कहीं और है। वहां होने की अब उन्हें चिंता भी नहीं रह गई थी। मन बहुत दुखी हो आया। शाम का अंधेरा घिर आया था, लेकिन मन के अंदर उससे भी ज्यादा अंधेरा था। घर पहुंचे, किसी तरह हाथ बढ़ाकर फुलबगिया का छोटा सा फाटक खोला। मैं किसी तरह जल्दी जल्दी कमरे में पहुंच जाना चाहती थी। मकान के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते बुरी तरह पैर लड़खड़ा गए। दरवाजे की चौखट थाम कर अपने को किसी तरह साधा। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था कि कातर होकर मैंने शोभन की ओर देखा, सहारे के लिए, आश्वासन के लिए। शोभन सचमुच वहां नहीं थे। दरवाजे से थोड़ा दूर दीवार पर लटके हुए जापानी शिल्प के छोटे से लेटर बॉक्स के पास खड़े हुए जल्दी जल्दी कोई लिफाफा फाड़ रहे थे। आंखों के आगे उतरा हुआ अंधेरा और अधिक न हो जाए, इसलिए मैंने उधर से आंखें हटा ली और मन को पक्का करके अंदर आ गई। बहुत देर बाद शोभन के जूतों की आवाज सुनाई दी। हो सकता है बहुत देर न भी हुई हो और मन की यातना के कारण ही उतना समय कई गुना भारी हो गया हो। आते आते शोभन ने आवाज दी, कुंतल, कहाँ हो कुंतल? अरे तुम यहाँ हो, देखो ना वही हुआ। मैं तुमसे कह रहा था ना कि तुम मीनल को 4 पंक्तियां लिख दिया करो। पिछले खत में तुमने नहीं लिखा था। मीनल ने बहुत शिकायत की है। लो पढ़ो ये खत।
बस अब और नहीं सहा जा सकता। मेरे सारे शरीर में जैसे उत्तेजना की सुइयां सी चुभने लगी। आवेश से मैं कांप उठी। मैंने कर्राह कर कहा, अब नहीं होगा शोभन, अब और ज्यादा नहीं हो सकता। मैं नहीं लिख सकती खत, आगे भी नहीं लिखूंगी। अब ठीक ठीक याद नहीं है कि आवेश के ज्वार में मैंने और क्या क्या कहा था। शोभन ने क्या उत्तर दिया था ये भी मुझे याद नहीं। हाँ, इतना मुझे याद है कि मेरे देखते देखते वे उठे थे और छोटी सी मेज पर रखे हुए पीतल के गुलदस्ते को उठाकर पूरे बल से अपने सिर पर पटक लिया था। मैं एकदम सन्न रह गई। देखते देखते शोभन की कनपट्टी से होकर सुर्ख रक्त की एक धार कुर्ते पर आ गिरी। रक्त देखकर अनायास मेरे कंठ से एक चीख निकल गई। एक झटके से मैं उठी, लेकिन आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया और चेतना टूट गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि शोभन की माँ मेरा सिर अपनी गोद में लिए बैठी थी और शोभन कह रहे थे कि वे ऊपर से कुछ उतार रहे थे कि अचानक उनके ऊपर फूलदान गिर गया और चोट आ गई। इससे आगे अधिक कोई बात नहीं हुई। माँ के कहने पर वे पड़ोस के डॉक्टर से पट्टी बंधवा आए। बोले कुछ नहीं। मेरे मन की जलन शांत हो गई थी, लेकिन कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। रात को मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ आया। मन की जलन तन पर उतर आई। शोभन उतने अधिक असंपृक्त नहीं रह सके। चिंता व्यक्त करते हुए बोले, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूं। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। यातना के बाद और यातना बुलाने और सहने की इच्छा हो रही थी। लग रहा था तन तपे और खूब तपे, इतना तप जाए कि चारों ओर आग लग जाए, फिर आग में एक एक रोआं जलकर राख हो जाए। सुबह डॉक्टर आया। बुखार देखकर उसने गहरी चिंता जाहिर की। उसने कहा कि इनकी ऐसी हालत में तेज बुखार घातक ही होगा। न चाहते हुए भी दवा ने बुखार को और अधिक बढ़ने से रोक दिया। लेकिन उस बुखार के रुक जाने से होता भी क्या। जिस दिन बुखार उतरा और मैंने पथ्य लिया, उसी दिन मीनल का पत्र आया और उसे पढ़कर शोभन के चेहरे का रंग उतर गया। उन्होंने आहिस्ता से वह पत्र मेरे नजदीक रख दिया। मैं अपने को रोक नहीं सकी। पत्र उठाकर देखा। मीनल ने एक्सरे कराया था। चेस्ट स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट थी कि उसके एक फेफड़े में तपेदिक का गहरा प्रभाव पड़ चुका है। उसे अब खांसी के बाद खून की उल्टियां भी होने लगी थी। बहुत शुक्रिया ये अध्याय पूरा सुनने के लिए। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस अध्याय पर चर्चा करना बिना शोभन को कोई अभद्र बात कहे, मगर क्योंकि हम एक सभ्य चैनल हैं और हम सभ्यता और शालीनता से बात करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा खून चाहे कितना भी क्यों ना खौले, लेकिन हम अपनी चर्चा को सधे हुए शब्दों तक सीमित रखें। ओके। कुंतल की पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। उसे पता है कि ये सब क्या हो रहा है, मगर फिर भी वो और कुछ नहीं तो घर ही संभालने लग जाती है। कई बार क्या होता है ना कि जब हमारा मन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होता है तो हम और कुछ नहीं करते तो घर में ही धरा उठाई करने लगते हैं, सामान को जगह की जगह रखने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा आसपास का जो वातावरण है वो थोड़ा संभला हुआ रहेगा तो शायद हमारे अंदर का जो वातावरण है वो भी हमें संभला हुआ लगने लगेगा। मगर होता ये है कि फैला हुआ सामान दरअसल दिक्कत नहीं देता। वो जो व्यक्ति है जो अंतर मन को बिखराव दे रहा होता है वो स्रोत होता है उस बेचैनी का, उस पागलपन का। और जब तक उसका इलाज नहीं होता तब तक संभला हुआ घर हो
या संभला हुआ मन हो, कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि वो निरंतर निरंतर आपको तोड़ते चले जाते हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से मगर मानसिक रूप से भी। और इसकी कमी नहीं छोड़ी है शोभन ने इस अध्याय में। देखते हैं कैसे। सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं मैनिपुलेशन से। मैनिपुलेशन वो ऐसे करते हैं कि मैनिपुलेशन का अर्थ होता है कि स्थिति को अपने ढंग के अनुसार ढाल लेना, साम दाम दंड भेद लगाकर। तो जब उन्हें मीनल से, सॉरी मैं बार बार मीनल बोल दिया करती हूँ, जब उन्हें कुंतल से कुछ काम निकलवाना होता है तो वो अपने शब्दों में शहद घोल देते हैं। और कुंतल क्योंकि उसी प्रेम के लिए तड़प गई है जिससे कि शोभन ने शुरुआत में उसे दिखाया था, तो जब भी उसे उसकी एक बूंद भी मिलती है तो उसे लगता है कि उसकी प्यास बुझ जाएगी। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी। और ये बात तो शोभन जानते हैं कि मैंने कुंतल को बिल्कुल ही प्यासा मारने की हद तक ला दिया है, तो वो उसको बूंद बूंद करके प्यार देते हैं, इतना कि बस तुम वो कर दो जो मैं कह रहा हूँ। और इसमें कुंतल कहती भी है कि यकायक इतनी उदारता दिखाई जाने पर अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके मन में वो जानती है कि ये विश्वास करने लायक है नहीं इनकी काइंडनेस, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि आई होप आई विश कि वो जितने प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं वो प्यार उनके बर्ताव में भी आ जाए। लेकिन एक बार शायद मैंने आपसे कहा भी है कि प्यार एक्शंस में होता है, शब्दों में नहीं होता। तो 4-5 घंटे तक कुंतल की तबीयत ठीक नहीं है, वो गर्भवती है, मगर वो सफ़र से थक कर आई है और घर साफ कर रही है। लेकिन तब शोभन गायब है। वो कहती है कि मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ है। तब शोभन गायब है, लेकिन बड़े प्यार से आके वो कहते हैं चलो आराम करो, तुम तो थक गई होगी। और आराम करवा के वो कहते भी क्या हैं कि ये पत्र पढ़ो जो मैंने मीनल के लिए लिखा है। इस पत्र को मैं छपवाऊंगा, किताब बनवाऊंगा, उसका नाम होगा संवेदनाओं का हिमालय, और उसमें कुंतलिया के लिए भी एक लेख होगा। अब इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। पहले तो इसमें वो बात आती है कि बस मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम बस हाँ कहते जाओ, इस पर सवाल मत उठाना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। भले मैं ये किताब मीनल के लिए छपवा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे ज़बान से चूं भी नहीं निकलनी चाहिए। दूसरी लेवल पे हम लौट कर आते हैं कि शोभन कैसे ही इज़ ट्राइंग टू फोर्स सॉर्ट ऑफ अ सुपरफिशियलिटी, अ सॉर्ट ऑफ अ गहराई अपने शब्दों में, कि जैसे आपने तो कितनी ही गहरी बात बोल दी है कि मैं तो संवेदनाओं का हिमालय ढो रहा हूँ, मैं कैसे इसे उठा पाऊँगा। मुझे लगता है कि शोभन अपने अच्छे शब्दों से अपने आप को ही कन्विंस करना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, चाहे वो शब्दों से जिस कार्य का बखान कर रहे हों वो कितना ही घिनौना क्यों ना हो। आपकी गर्भवती पत्नी से आप उस स्त्री पर स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं उसके लिए किताब लिखना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरी जो भावनाएं हैं मैं उन्हें संभाल भी नहीं पा रहा हूँ अपने आप से। ठीक है। और तीसरे लेवल पे हम देखते हैं कि वो कुंतल को इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि तुम तो बहुत बड़े मन वाली हो, तो तुम्हें इस सबसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। कि प्यार प्यार से मैं कह रहा हूँ कि मैं तो लेख लिखूंगा तुम्हारे लिए, तुम तो बहुत भोली हो, तुम तो बहुत प्यारी हो। मतलब वो भोली के पर्दे में ये कहना चाहते हैं कि तुम तो चुप ही रहती हो, तो चुप ही रहना, इस पर सवाल मत उठा देना। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इसमें 2-4 शब्द तुम भी लिख दोगी जो मैं पत्र मीनल को भेज रहा हूँ। और हारकर कुंतल को लिखना भी पड़ता है अगेन, क्योंकि इस रिश्ते में ना की जगह नहीं है कुंतल के लिए। शोभन दरअसल कुंतल को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक कठपुतली उनके हाथ में रहे, जिसको वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से नचा सके और वो नाचती रहे, मना ना करे। अगर उसकी तबीयत खराब है लेकिन शोभन चाहते हैं कि वो पत्र डालने के लिए स्टेशन तक जाएं, तो कुंतल को स्टेशन तक जाना ही होगा, चाहे उसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो एक पैर के बाद दूसरा पैर उठाकर सामने रखे और चले, चाहे उसके आंखों में बेहोशी छाई रहती है। लेकिन शोभन को बस वो करना है जो उसे करना है, और साथ में शोभन को ये वैलिडेशन भी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है। तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से ये कोशिश मत करना कि आप शोभन को यह एहसास दिला दो कि वो जो कर रहे हैं कि वो गलत है। ही वॉन्ट्स टू मेक अदर्स बिलीव एंड देयरफॉर मेक हिमसेल्फ बिलीव दैट व्हाटएवर ही इज डूइंग इज वेरी राइट। और देखिए कि
शोभन का जो हिमालय है वो कितना नकली है, कितना ओछा है, और उसको फिर भी वो कहते हैं संवेदनाओं का हिमालय। दरअसल असली हिमालय जो है वो कुंतल ढो रही है, और वो हिमालय दर्द का हिमालय है, एंड दैट इज अ फिजिकल पेन दैट शी इज कैरिंग, इन द सेंस कि उसे एनीमिया है, कि उसे रक्तचाप है, कि वो गर्भवती है, और साथ ही वो एक मानसिक पीड़ा भी है, क्योंकि गर्भवती होते हुए आप अपने गर्भ में जिसका शिशु वो पाल रही है, वही व्यक्ति उसके सामने कितनी ज़्यादा घिनौनी हरकत कर रहा है, और उससे एक्सपेक्ट कर रहा है दैट शी शुड बी ओके विद इट, और नॉट ओनली शी शुड बी ओके विद इट, शी शुड ऑल्सो हेल्प हिम डू इट। वो कंट्रीब्यूट भी करे कि उस पत्र में उसके भी हस्ताक्षर होने चाहिए, उस पत्र में वो भी 2 लाइनें लिख के मीनल को भेजे, और फिर उस पत्र को डालने के लिए स्टेशन तक भी जाए, भले उसके पैरों में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उसको कितना भी चक्कर आए। तो ये चीज़ थोड़ा सा और दुखद बना देती है इस रिलेशनशिप को, कि शोभन इज ब्लाइंड टू कुंतल्स plight, कि कुंतल को कितनी भी पीड़ा हो रही हो, चाहे वो घर साफ करने में हो या चलने में हो, उसके चक्कर आने में हो, शोभन को दिखता नहीं है। शोभन को सिर्फ वही दिखता है जो उसे चाहिए होता है, और जो भी उस दृश्य में कुछ भी बदलाव करने का प्रयास होता है, तो शोभन बहुत ही डरावने तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। मैंने आपसे पिछले अध्याय में ये कहा था कि हमारे मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि कुंतल अपने विरोध को और ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं कर देती है इस सब से बाहर निकलने के लिए। लेकिन हमने देखा कि इस अध्याय में जो शोभन ने किया वो फिजिकल अब्यूज से भी ज़्यादा डरावना है, क्योंकि देखिए जब एक इंसान आप पर हाथ उठा देता है तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है ये बात कि इनके साथ अब रह पाना असंभव है। लेकिन जब वो बिना उंगली भी लगाए, बिना उंगली भी उठाए किसी को इतने हद तक फिजिकली और इमोशनली हार्म कर रहे हैं, तो वो भी तो अब्यूज़ ही है ना। हमारी बोलचाल की भाषा में ये बात कितनी आती है कि उन्होंने हाथ तो नहीं उठाया ना, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। अरे वो बिना हाथ उठाए ही उसको शारीरिक और मानसिक तौर पर इतनी पीड़ा दे रहे हैं, तो अगर हाथ उठा ही देते तो फिर क्या बात थी, कि चलो अगर उन्होंने थप्पड़ ही मार दिया होता तो उससे शुरू में ही साफ हो जाता कि ये अच्छे नहीं हैं। लेकिन वो जो शब्दों में बहुत ज़्यादा प्यार है और बर्ताव में बहुत ज़्यादा घिनौनापन है, ये जो है ना, ये एक द्वंद्व, एक दुविधा को जन्म देता है, जिससे कि जो सर्वाइवर है, जो कुंतल है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है दरअसल उसके साथ हो क्या रहा है। उसको पता है कि शी इज़ बीइंग चीटेड ऑन, वो भी उसकी आंखों के सामने। लेकिन शोभन जब 2 मीठे शब्द उससे कह देते हैं तो वो कहती है कि अब तो मेरे पास संशय की कोई जगह नहीं है। आई हैव टू डू वट एवर ही इज सेइंग, एंड शोभन नोज दैट ना, इसीलिए तो वो प्यार से बात कर रहे हैं और अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो दुखद है कि अपनी पत्नी की तो उनको पीड़ा दिखती नहीं है, लेकिन मीनल का एक पत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि उसको तपेदिक है, तो शोभन का मुंह उतर जाता है। काफ़ी खून खौलता है इस उपन्यास को पढ़ते हुए, और बुरा भी लगता है कुंतल के लिए, मगर ऐसा सोचिए कि हमारे आसपास जितनी भी ऐसी रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो सर्वाइवर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सबसे गुजरना पड़ता है, और वो अभी भी गुजर रही हैं। तो हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, एक्सेप्टिंग होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जजमेंट से उनका भला नहीं करते, उन्हें और ज़्यादा दूर कर देते हैं अपने आप से और इस सच्चाई से कि उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। Every person realizes this, and at some point of time they also face the fact that they have to leave, as Kuntal did, and she left. मगर ये जो बीच की कहानी होती है ये बहुत दर्दनाक होती है, मगर हम इसे पढ़ेंगे और इससे बाहर निकलेंगे जैसे कुंतल भी निकल आई है, और साथ में लेकर आएंगे बहुत सारी शिक्षा, जिससे हमारे आसपास अगर ऐसी कोई घटना घट रही हो तो हम समझ सकें कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। बहुत शुक्रिया ये अध्याय को सुनने के लिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते अगले अध्याय के साथ। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी एंड कांता भारती जी। अंटिल अगली बार, स्टे हाई ऑन साहित्य।